आज के दिन हम लोग पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 11 के हीट के न्यूमेरिकल्स और पास्ट 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करें। तो अब आप लोग जरा जल्दी से आ जाओ। हमारा सेकेंड ईयर फिजिक्स है भाई, सेकेंड ईयर फिजिक्स और चैप्टर 11 है हीट का चैप्टर, चैप्टर 11 हीट वाला चैप्टर है। अब ये सब हमने रेफरेंस दे दिया। अब देखो हमारे पास 2022 के अंदर एक न्यूमेरिकल आया था। मैंने कल क्या बताया था कि 2021 में न्यूमेरिकल नहीं आया था तो हमने बना लिया था। खैर नहीं आएगा, शो नहीं होगा इशारा करें, ये सिर्फ मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। सही है, ये मेरा लॉयल है। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ 2021 में हमने न्यूमेरिकल आया नहीं था तो हमने बना दिया था वैसे ही। 2022 के अंदर एक न्यूमेरिकल आया है, आसान सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा समझना करना क्या इसके अंदर। बोले एक कार्नोट इंजन है, उस कार्नोट इंजन, वो जो कार्नोट इंजन ऑपरेट कर रहा है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में कर रहा है। यानी कि ये किस चीज़ का टेम्परेचर होगा? 800 डिग्री सेंटीग्रेड किसका टेम्परेचर होगा? हॉट रिजर्वायर का, यानी कि T1 है हमारे पास 800 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके अंदर हमने 273 ऐड किया तो ये बन जाएगा 1073 केल्विन। ठीक है भाई। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है तो हो गया T2 और वो हो जाएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करेंगे तो हो जाएगा 673 केल्विन। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सोर्स का टेम्परेचर अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें या हम सिंक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा दें, क्या करने पे हमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी? बात समझे? यानी कि इक्वल क्यों मिलेगी? जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। देखें, ये चीज़ आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम एफिशिएंसी मिले। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आपको एफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, लेकिन किस रेट पे बढ़ेगी हमें वही चीज़ अभी डिटरमिन करनी है मैथमेटिकली, और ये चेंज भी हो सकता है तो हमें इसको चेक करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, समझ में आया सवाल? क्या समझ में आया क्या? अगर हम क्या करें, सोर्स का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें या हम सिंक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें, किस में हमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी, किस में एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पहले एफिशिएंसी पता है? पहले एफिशिएंसी नहीं पता हमें पहले कितनी है, तो आओ ज़रा पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, या पहले एफिशिएंसी वैसे निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। हमारे पास एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इससे हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। कैसे कि हमारे पास पहले एफिशिएंसी कितनी थी? 1 - T2 की जगह पे क्या आएगा? 673 और T1 की जगह पे क्या आएगा? 1073 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। अभी क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इक्वल्स टू, आप कैलकुलेटर में करो 1 - 673 अपॉन 1073 और जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। बताओ क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ रहा है? 37.27% एफिशिएंसी इस वक्त है करंट इंजन की। इस वक्त अभी हमने कोई ना टेम्परेचर बढ़ाया ना कोई टेम्परेचर कम किया। अब आते हैं जरा फर्स्ट केस में। हमारा फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये है कि हमने T1 का टेम्परेचर बढ़ा दिया। T1 का टेम्परेचर कितना बढ़ाया कि 1073 के अंदर हमने 50 डिग्री और ऐड कर दिया, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड में 50 और ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 850। तो 800 था, इसके अंदर 50 और ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 850 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको केल्विन में चेंज कर दो, 850 डिग्री सेंटीग्रेड। बात एक ही बात है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा जरा बताना है कि बताना, 1123 केल्विन है ना। और वो क्या हो जाएगा? T2 उतना ही रहेगा। नहीं, दो अलग अलग केस हैं, यानी कि T2 को फिलहाल वही रखना है। अभी हमने T2 को गिराना नहीं है, अगले केस में गिराएंगे। अगले एक केस में हम सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे और सिंक का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, फिर अगले केस में सिंक का टेम्परेचर गिराएंगे और सोर्स का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। समझ गए ना? तो हमने यहाँ पे T2 की जगह पे लिख दिया 673 केल्विन डायरेक्ट थी। अब हमारे पास एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 - T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। T2 की जगह पे क्या आएगा? 673 अपॉन T1 की जगह पे क्या है? 1123 और साथ में मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। तो बताओ एफिशिएंसी क्या आएगी?
कितना 40.07, यानी कि 40% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी आसान अल्फाज में। पॉइंट के बाद 07 वाली वैल्यू को हमने इग्नोर कर दिया। अब हमारे पास ये एफिशिएंसी आई है 37.27 से बढ़ गई है। अब एक और मतलब एफिशिएंसी निकालते हैं, जब हम क्या करेंगे सेकंड केस, हाँ, इफ T2 is decreased, if T2 is decreased by 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम T2 की बात कर लेते हैं। T2 कितना था भाई? T2 था हमारे पास 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड में से 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया तो ये बन जाएगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा ही है, केल्विन में चेंज करो 350 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 350 प्लस 273 करने पे क्या बन जाएगा भाई 623 केल्विन, ऐसे ही बनेगा। और साथ में T1 कितना है, T1 को हमें पता है, T1 कितना है भाई 1073 केल्विन। ये वाला नहीं पुट करना, ये नहीं पुट करना, पता है ना, यहाँ पे हमने T1 की जगह पे लिखा 1073 केल्विन। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी का? फॉर्मूला एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताओ क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 1 माइनस T2 की जगह पे क्या लिखूंगा, T2 की जगह पे 623 और यहाँ पर T1 की जगह पे 1073। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा? कितना 41.9, क्या बोला था 41.9 को राउंड ऑफ भी कर लो भाई, 41.93 को राउंड ऑफ कर लो तो ये बन जाएगा 42% एफिशिएंसी। कहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा मिली? कम करने पे। बात समझ में आ गया? तो यही हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, हर जगह पे आंसर सेम नहीं आएगा। इतना हमें पता है कि डिफरेंस ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन दोनों का रेट अलग अलग भी हो सकता है कैलकुलेशन करने पे। तो हमारा ये आंसर होगा कि ये ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहा है। डिक्रीजिंग द सिंक टेम्परेचर will increase efficiency more। भाई ये आप लोग ये लास्ट वाली लाइन है ना, लास्ट वाली लाइन स्टेटमेंट आप अपनी अंग्रेजी में लाजमी तौर पे मेंशन जरूर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 2000, क्या आसान से सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था। अब आ जाओ 2014 के न्यूमेरिकल के ऊपर। 2014 के न्यूमेरिकल में बोला है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर को छोड़ दो, बेशक आप स्पीड पकड़ लो। तो स्पीड को हम किस चीज़ से शो करते हैं? बी से। तो फॉर्मूला आपको पता लग जाएगा, बी हमें मालूम करना है। हाँ, के टी वाला नहीं लगेगा, आर टी वाला लगेगा, बता दें। यहाँ पे अब हमें उसका मोलर मास बताया हुआ, सुनो लड़के सुनो, अब हमें उसका मोलर मास बताया हुआ 32 ग्राम। मोलर मास को हम कैपिटल एम से शो करते हैं, 32 ग्राम है। केमिस्ट्री होती तो हम इसको ग्राम में ही चला लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे फिजिक्स में हम सारी चीज़ें करते हैं एसआई यूनिट्स के अंदर। तो ग्राम एसआई यूनिट नहीं है, इसको ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 0.032, और अगर आंसर गलत हुआ तो जिम्मेदार होंगी मुस्तबशिरा, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है कितना, 800 केल्विन, और उसके बाद हमें आर की वैल्यू भी गिवन है, आर इक्वल टू 8.31 जूल्स मोल अपॉन केल्विन। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? सिंस उन्होंने आर की वैल्यू बताई कि इतना तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं तुम्हें। बाकी जब मोल की हाँ जब मोल, अच्छा सुनो, जब मोल की बात हो ना, जब मोल की बात हो तो 3RT वाला फॉर्मूला लगेगा, 3RT अपॉन कैपिटल एम। जब मोलर मास गिवन है या मोल्स की बात हो रही है, इस तरह से मोल का कोई ताल्लुक आ रहा है। लेकिन अगर सिंपल मास गिवन है या मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, हाँ, या सिंपल मॉलिक्यूल्स की या सिंपल पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो आप वो 3 kT अपॉन स्मॉल एम वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। आप वरना सिंपल मास गिवन होगा तो 3 kT अपॉन एम, और मोलर मास गिवन है तो ये 3RT अपॉन एम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3RT अपॉन एम में हम क्या करेंगे, 3 एज इट इज, आर की जगह पे क्या आएगा 8.31, और टेम्परेचर की जगह पे 800 केल्विन, और डिवाइडेड बाय मोलर मास की जगह पे क्या आएगा 32, और 32 नहीं 0.032, सही है। अच्छा एक बात और बतानी है, वो बात जरा ध्यान से सुन लो। अरे यार तुम लोग कैलकुलेशन लगो, एक बात और बात सुन लो, आपके लिए नहीं बता रहा हूँ मुस्तबशिरा, आप तीनों के लिए बता रहा हूँ। वैसे शेर तुम्हें ये बात बताओ, अभी अगर तुम्हें मोलर मास ना भी गिवन हो, मोलर मास तुम्हें गिवन ना भी हो, तुम्हें तब भी निकालना है तो तुम निकाल सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लोगे तो 32 हो जाएगा। हाइड्रोजन का मोलर मास बताओ क्या होगा? 1 होता है, लेकिन H2 के मॉलिक्यूल में पाया जाता है वो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2। बात समझ आ गई? तो इस तरह से करना है। अब बताओ ये क्या आंसर आ रहा है? 789.4 मीटर पर सेकेंड। खैर जो भी 789 आ गया, खैर है 7। अरे यार ये लो 789। सुनो सुनो, बस सही है, बस चलो खैर सुनो, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी 789 आ गई, 789 मीटर पर सेकंड। तुम लोगों के दरमियान के लगा 789.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है? बस खत्म बात। हाँ जो भी, अब हमारे पास, अब सुनो तो सही, वेलोसिटी निकल आ गई है। मुझे ये बताओ पीछे पेजेस पलट के, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से ज्यादा थी कि कम थी? पीछे गिवन था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा थी या कम थी? 11371। हाँ वो सबसे पहले आई थी, लेकिन अभी हमने कल एक न्यूमेरिकल किया है, कल एक न्यूमेरिकल के अंदर डेटा के अंदर देखो गिवन थी। देखो वेलोसिटी हमें गिवन थी, देखो क्या गिवन थी? 3300, 3300 हमें गिवन थी, 3300 गिवन थी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड, और इसकी स्पीड गिवन है आ रही है 789.5। इससे ये हमें पता लग गया कि ऑक्सीजन की स्पीड कम है, हाइड्रोजन की स्पीड ज्यादा है, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन क्यों क्यों वजह? हाँ सही, ये वाला रिलेशन से यार क्या रट्टा है यार, कसम क्या रट्टा है इसका। अबे यार देखो सिंपल अल्फाज है, तुम अरे तुम छोड़ो, अबे सुन सुन सुन, अच्छा सुनो, तुम इसको ऐसे समझ लो, लॉजिकली बहुत आसान है। तुम्हारा और उमैस के दरमियान में रेस लगेगी, जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? अबे चलना। तो अच्छा शहीर की और उमैस की रेस लगेगी, इसको छोड़ देते, शहीर की और उमैस की रेस लगेगी, कौन जीतेगा? अरे यार तुम बताओ ना, हाँ या ना बताओ, बताओ। जो हल्का होगा। अबे बोला तो सही ना, जो हल्का होगा। शहीर हल्का है तो शहीर जीतेगा, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2 ग्राम, ये हल्की है तो इसकी स्पीड होगी ज़्यादा, ये जुप करके निकलेगी। और ऑक्सीजन गैस का मोलर मास है हमारे पास 32, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। बात समझ आ गई? सिंपल सा लॉजिक है, हम इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी वो नहीं लगा रहे, कैलकुलेशन नहीं लगा रहे। अब आते हैं 2013 के न्यूमेरिकल में। 2013 के न्यूमेरिकल में क्या करें, वीडियो बनाई ना मैं, है ना? अब देखो 2013 के न्यूमेरिकल में हमें क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो यार। यार इसके अंदर एक खास चीज़ है और तुम वो मिस कर दोगे, तुम गलत करोगे। हमें बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, सुनना जरा ध्यान से। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेटा के अंदर क्या लिखूं? डेल्टा टी 120 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? अबे यार इतनी सी बात है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर गिवन है तुम्हें, हॉट बॉडी का टेम्परेचर और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने डिफरेंस को डेल्टा से शो किया, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो डेल्टा टी, तो मैंने डेल्टा टी इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लिया। अब क्या करना है इसके आगे? हाँ तो बताएं क्या हो जाएगा केल्विन? केल्विन में चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा? 393। अबे जाओ यार, अबे जाओ यार, अबे जाओ यार, अबे रिपोर्ट सही है। अब देखो समझो समझाता हूँ फर्क समझाता हूँ। देखो मेरी बात समझना, डिफरेंस सेम रहता है, डिफरेंस सेंटीग्रेड में और डिफरेंस केल्विन में सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। हमारे पास जरा समझना, हमारे पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने एक और टेम्परेचर ले लिया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको केल्विन में चेंज करके फिर डिफरेंस निकालना। केल्विन में चेंज करोगे प्लस 273 ऐड करके हो जाएगा 293 केल्विन। यहाँ पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करोगे, ये क्या बन जाएगा? 393 केल्विन। अब केल्विन में डिफरेंस निकालो, 393 माइनस 293 करोगे तो ये भी क्या आएगा? 100 केल्विन।
तो डिफरेंस सेम रहता है, क्योंकि डिफरेंस एक्चुअल में बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस करके निकलता है। बिल्कुल पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में डिफरेंस आपने पढ़ा हुआ है, डिफरेंस सेम रहता है। तो यहाँ पे आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो केल्विन में भी क्या लिखोगे, 120 केल्विन ही लिखोगे। अगर किसी ने इसको सेंटीग्रेड को प्लस 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट किया तो चमाटे पड़ेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे जरा चेक करो आगे क्या बोला है। हीट इंजन कितना % एफिशिएंट है, 30% एफिशिएंट है। सुनो 30% एफिशिएंट है। हमें मालूम करना है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर यानी कि T1 और फाइंड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर दैट इज T2। अब समझो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं पहले। T1 मालूम करना है, हाँ T2 वाला लगा। क्या फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस, अरे इसीलिए तो करवा लो न्यूमेरिकल, समझो लड़की सुनो, लड़की सुनना समझ आ जाएगा तुम्हें। इनको भी नहीं पता, टेंशन नहीं लो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, घंटा नहीं पता। एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, सुनो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। हमें ना तो T2 पता है, सुनो ना तो T2 पता है ना T1 पता है। क्या पता है, एफिशिएंसी पता है, वो पता है, ठीक है मान लिया। अभी फॉर्मूला तो बनाओ। कुछ नहीं रुके समझे यार। अरे अरे सुन तो लो ना, आओ ना, अरे एक मिनट रुक तो जाओ, अरे करने तो दो। अरे 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 एफिशिएंसी की जगह एफिशिएंसी एलसीएम ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी इक्वल्स टू, ये चीज क्या कहलाती है, डेल्टा टी डिफरेंस। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अबे हो गया, आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी की जगह पे 30, हाँ यार क्रेडिट उमेश क्रेडिट जाता है, शाबाश। 30 अपॉन 100 और ये T1 जो है यहाँ पे अपनी जगह पर रख लो, T1 की जगह पे T1, डेल्टा टी की जगह पे क्या लिखोगे 120, सही है। ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 120 अपॉन T1। अब नहीं, T1 उधर चले जाएगा, 0.3 इधर आ जाएगा, तो T1 इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 0.3 कितना आ गया, T2 इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 400 केल्विन आ गया, सीधा सीधा डायरेक्ट ही। अब हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है। सिंस तो हम ये करेंगे 1 माइनस T1 अपॉन T2, नहीं हमें पता है डेल्टा टी बराबर है किस चीज के, T1 माइनस T2 के। तो क्या हो जाएगा, माइनस T2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस T2 और T1 माइनस डेल्टा टी हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू T1 की जगह पे क्या आएगा 400 माइनस डेल्टा टी की जगह पे क्या आएगा 120। ठीक हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू 280 केल्विन निकल आया, आसान है। अब इसको आप कॉपी कर लो थोड़ा जल्दी से, मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको।
चलो अब मैं वापसी इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2009 के न्यूमेरिकल को 2012 और 2010 के न्यूमेरिकल आप लोग कर लोगे 10 ईयर के अंदर जाके, सिंपल और कुछ भी नहीं है। 2009 के न्यूमेरिकल के अंदर बोले एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैस है और उस सिलेंडर के ऊपर कुछ लोड मौजूद है। ये लोड कहलाता है एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर वो बता रहे हैं कितना है, 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये उन्होंने हमें बता दिया। अब वो बोले इस पिस्टन का जो एरिया है, पिस्टन का एरिया की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है। हाँ, पिस्टन के एरिया की, मतलब पिस्टन के एरिया की नहीं, एक्चुअली सिलेंडर के एरिया की बात कर रहे हैं। सही है, हाँ माइक ऑन है यार। सही। अब सिलेंडर का एरिया याद रखो, एरिया 2 डायमेंशनल होता है और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है। हमारे पास एरिया फिक्स है। एरिया कितना है, एरिया है 2 एक्सपोनेंशियल -2 मीटर पर मीटर स्क्वायर। सही, एरिया इतना है। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमने क्या करना शुरू किया, आइसोबैरिक प्रोसेस में 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी को सप्लाई किया। हीट एनर्जी कहाँ से सप्लाई करेंगे, नीचे सोर्स से। जब सोर्स से हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो अंदर हीट जाएगी, कितनी हीट जाएगी, 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी। जब 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी इसके अंदर जाएगी तो अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे मॉलिक्यूल्स कहाँ पे पुश करेंगे, पिस्टन को, पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। समझ रहे हो ना, शरीर के नीचे आंग लगाते हैं, शरीर ऊपर की तरफ उछलेगा, तो वो पिस्टन के अंदर बंद हुआ हुआ है। तो अब शरीर क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को, शरीर मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, सुनो गैस के मॉलिक्यूल्स पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। जब पिस्टन ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर उसने क्या कर लिया, कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। अब वो कितना डिस्टेंस कवर किया, इट मूव्स थ्रू 40 सेंटीमीटर। अब बात समझ में आ गई, पिस्टन ऊपर चला गया, 40 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। सही, 40 सेंटीमीटर पिस्टन ऊपर चला गया। अब यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स वही हैं, यहाँ पर ऊपर लोड कितना है, प्रेशर कितना है, प्रेशर सेम है। क्यों, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है।